नमस्कार एवरीवन। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर हमारा टॉपिक चल रहा था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए, जिसके 2 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज का सेशन है सेशन नंबर 3। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बाकी की क्लासेज आप वहां पर देख सकते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है जी, चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं सेशन को। और पीडीएफ कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन से आपको क्लास का पीडीएफ और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें आप स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है, सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। शब्दों पे बात करते हैं। भारत छोड़ो शब्द आया कहां से? ये शब्द दिया किसने? तो एक नाम आप यहां से ध्यान रखें, लुई फिशर। ये अमेरिकन पत्रकार थे। इन्होंने ये क्विट इंडिया या हम कहें भारत छोड़ो ये शब्द दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ये गांधी जी के साथ भी थे। आगे हम इसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे कि लुई फिशर कौन था। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स से जुड़े हुए तथ्यों पर भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर पूरे टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव कब रखा गया था और कहां पे रखा गया था, तो 14 जुलाई 1942 को यह प्रस्ताव रखा गया था वर्धा में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो प्रस्ताव है ये पास कब हुआ, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कौन सी बैठक में कब ये प्रस्ताव पास हुआ, तो ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पास हुआ था। कहां पर दोस्तों? बंबई में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने की तिथि बताइए, तो 9 अगस्त 1942 बंबई से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये सभी बातें कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी है। ये भी पूछा जा चुका है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय वायसराय के पद पे कौन विराजमान था, तो ये था लॉर्ड लिन लिथगो। प्रस्ताव कब रखा गया, पास किस डेट को हुआ, आंदोलन कब शुरू हुआ, कहां से हुआ, सारे तथ्य आपके सामने हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सभी को? अभी तक हमने इसका एक अन्य नाम देखा, इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, क्यों कहते हैं इसको अगस्त क्रांति? अगस्त महीने में प्रारंभ होने के कारण इसे अगस्त क्रांति कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की मूल विचारधारा पर अगर हम बात करें, क्या है इसकी मूल विचारधारा? अब कोई ब्रिटिश प्रस्ताव या आंशिक समझौता स्वीकार नहीं होगा। अब एकमात्र मांग है क्या? कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और शासन और प्रशासन पूरी तरह भारतीयों को सौंपो। यहाँ पे अब ये बोल दिया गया है कि अब हमें कोई भी आश्वासन, समझौता, प्रस्ताव कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप भारत छोड़ो और शासन और प्रशासन भारतीयों को सौंप दो। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तात्कालिक कारण की बात करें तो इससे पहले वाली क्लास हमारी किस टॉपिक पे हुई थी, याद कीजिए आप। क्रिप्स मिशन पे हमारी क्लास हुई थी और क्रिप्स मिशन असफल रहा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि तात्कालिक कारण में क्रिप्स मिशन की असफलता। अन्य कारणों में, और उस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि 39 से लेके 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, और इसका प्रभाव आर्थिक संकट के रूप में, महंगाई बढ़ गई थी, करों को बढ़ा दिया गया था। तो इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भार किसके ऊपर आ रहा था? जनता के ऊपर आ रहा था। इसके अलावा रंग भेद की नीति, टूटता ब्रिटिश भ्रम, समझाने की कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पे समझाने के 2 पॉइंट हैं कारणों में। एक तो ये पॉइंट है दोस्तों, अटलांटिक
चार्टर की दोहरी नीति। क्या है ये अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति, इस पे अभी हम बात करेंगे 2 मिनट। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, सर्वसार की नीति। ये भी क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों में इनको हम शामिल करते हैं। इनका मतलब क्या है बाकी तो आप समझ चुके हैं, मैं आपको सीधे मुद्दे पे लेके चलता हूँ। अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति क्या है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। क्रिप्स मिशन वाली बात, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी, खाद्यान्न संकट, करों का बोझ, ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं। इस पे चलते हैं अटलांटिक चार्टर पे। क्या था ये अटलांटिक चार्टर और अंग्रेजों की दोहरी नीति? देखिए, ये एक समझौता हुआ था या एक संयुक्त प्रस्ताव बनाया गया था। किसके द्वारा? एक तो है इसमें अमेरिका और दूसरी तरफ है ब्रिटेन। इन दोनों के मध्य ये एक संयुक्त प्रस्ताव बनाया गया था। और कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक महासागर में एक संयुक्त प्रस्ताव बनाया। क्या था ये प्रस्ताव? इस प्रस्ताव के अंतर्गत था साम्राज्यवाद का विरोध। और इसमें यह बात कही गई कि हर राष्ट्र को स्वतंत्रता का अधिकार देना, कि हम हर राष्ट्र को क्या देंगे? स्वतंत्रता का अधिकार देंगे। ये था अटलांटिक चार्टर। वापस से रिपीट करता हूं, अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक महासागर में एक ये संयुक्त प्रस्ताव बनाया जिसके तहत साम्राज्यवाद को रोकना था और राष्ट्रों को स्वतंत्रता का अधिकार देना था। लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर कैसे आया? देखा जाए तो भारत ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। तो इसी तरह से भारत को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। लेकिन भारतीयों के साथ इनकी जो नीति थी वो दोहरी नीति थी। कैसे? चर्चिल ने स्पष्ट कर दिया कि यह चार्टर भारत और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों पर लागू नहीं होगा। आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हम हर राष्ट्र को स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं, ये भारत के ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये तो दोहरी नीति हुई ना। एक तरफ आप कह रहे हो साम्राज्यवाद को हम खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम भारत को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं हम कारण बोल सकते हैं। तो ये मतलब हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति क्या थी। इसके साथ ही सर्वसार की नीति, इसका मतलब भी आप समझिए। क्या है ये सर्वसार? देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है दोस्तों भारत, और भारत किसका उपनिवेश है? ब्रिटेन का। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और भारत की तरफ कौन सा देश बढ़ रहा है दोस्तों? याद कीजिए, जापान। जापान ने बहुत सारे देशों पर अधिकार कर लिया था, रंगून तक वो पहुंच गया था और भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। याद है आपको? अब ये सर्वसार का मतलब है संसाधनों का विनाश। यहाँ पे देखिए, संपत्तियों का विनाश। समझते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बात ब्रिटेन को समझ में आने लगी कि जापान भारत की तरफ बढ़ रहा है और सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। इनको ये लग रहा था कि जापान का अधिकार भारत पे हो सकता है। जब इनको ये बात कंफर्म हो जाएगी ब्रिटेन को कि अब हमारी बस की बात नहीं है, जापान भारत पर अधिकार करने वाला है, तो जाते जाते भी ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो जाते हुए ये अंग्रेज क्या करेंगे? भारत की संपत्तियों का विनाश कर देंगे, ताकि जैसे ही जापान यहाँ पर अधिकार करे तो फिर उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं मिले, सब कुछ अस्त व्यस्त मिले, ताकि इनको शासन प्रशासन चलाने में दिक्कत आए। देखिए, यहाँ पे नोट्स पे चलते हैं। अंग्रेजों की गुप्त योजना थी जापानी सेना को रसद न मिले, इसके लिए रेलवे, पुल, संचार साधन और जमशेदपुर की फैक्ट्रियों को नष्ट करना। समझ गए क्या आप कि भाई अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो तुम्हारे हाथ भी कुछ लगने नहीं देंगे, पूरे संसाधनों को नष्ट कर दो। लेकिन भारतीयों के लिए तो ये संकट है। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर जापान आगे बढ़ता है तो ब्रिटेन इस नीति को अपनाएगा, जो कि कौन सी नीति है? सर्वसार की नीति। तो इससे भारतीयों को तो कहीं ना कहीं नुकसान है। तो हम इन कारणों में इनको पढ़ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के पीछे ये कारण हमारे सामने आते हैं। बस थोड़ा सा इनका मतलब पता होना चाहिए कि सर्वसार की नीति क्या है, अटलांटिक चार्टर क्या है। बाकी तो आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। बाकी आपको नोट्स में सारी बातें मिलेगी, पर ज़्यादा समझने का आप कुछ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है,
रंग भेद की नीति और ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए लीडर की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था, मेन लीडर कौन था उस समय? तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी। और इस बाद, हाँ, इस बार महात्मा गांधी का जो रुख था, जो विचार थे, उनमें भी काफी बदलाव आ गया था। कैसे? अभी तक तो क्या होता था कि महात्मा गांधी आंदोलन करते और कोई भी हिंसा की घटना होती तो गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लिया करते थे। मैं आपको वो घटना याद दिलाना चाहूँगा, असहयोग आंदोलन की हम बात करते हैं 1920 की। उस समय चोरा चोरी कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इस बार गांधी जी का जो रुख है वो कैसा है? आक्रामक है। और गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार अब हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। देखिए, क्रिप्स मिशन की विफलता और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने गांधी जी को निर्णय बदलने पर विवश कर दिया। ठीक है। और अभी तक क्या होता था कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं करते थे। प्रथम विश्व युद्ध की भी मैं आपको बातें बताना चाहूंगा, जब गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। गांधी जी को अंग्रेजों का सार्जेंट तक कहा गया था। लेकिन इस बार गांधी जी ने बोला कि अब लड़ाई आर पार की होगी। और गांधी जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे। तो गांधी जी एक तरह से अब यहाँ पे लीड कर रहे हैं आंदोलन को। और गांधी जी ने एक बात कही, क्या? ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। अगर कांग्रेस मेरा समर्थन नहीं करती है तो मैं इस देश की एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। और गांधी जी ने दोस्तों करो या मरो, डू और डाई का नारा इसी आंदोलन में दिया था। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान में रखना है कि करो और मरो का नारा कब और किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ठीक है। और एक नारा और है दोस्तों, वो भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या, एक सेकंड, एक तो है करो या मरो, और एक नारा और है हमारे पास, मरो नहीं मारो। ये नारा दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ये देखिए, करो या मरो तो गांधी जी ने दिया था, मरो नहीं मारो ये किसने दिया था? शास्त्री जी ने दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसी आंदोलन में दिया था। आइए दोस्तों वापस से अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद हो जानी चाहिए। प्रस्ताव कब रखा गया, पास कब हुआ, आंदोलन कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, और वायसराय उस समय कौन थे, ये ऑलरेडी ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, प्रस्ताव कब पास हुआ था? 8 अगस्त को पास हुआ था 1942 में। और इस दिन गांधी जी ने एक भाषण दिया था, अपना 70 मिनट का भाषण दिया था। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान। यहीं पे 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भाषण दिया था। और आंदोलन के बारे में गांधी जी ने दिशा निर्देश लोगों को दिए थे, हर वर्ग को दिशा निर्देश दिए थे कि हमें आंदोलन कैसे शुरू करना है। देखिए उसी पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में गांधी जी ने भाषण दिया, प्रस्ताव पारित हो गया था। ठीक है जी। और इसी दिन 8 अगस्त के दिन ही तारीख तय की थी कि हम 9 अगस्त से आंदोलन शुरू करेंगे। और कई पार्टियों ने गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध भी किया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव को पुरजोर समर्थन दिया था कि बिल्कुल आंदोलन शुरू होना चाहिए। ठीक है। तो 9 अगस्त की डेट यहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड कर दी है। 70 मिनट का ओजस्वी भाषण यहाँ पे ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने दिया। और क्या कहा? या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या हम इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। बहुत कुछ कहा गांधी जी ने। और देखिए गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि यह आर पार की लड़ाई है, इस बार आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। हिंसक होने के डर से लड़ाई न लड़ना, ये भी क्या है दोस्तों? कायरता है। और करो या मरो का नारा गांधी जी ने इस आंदोलन में दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने प्रस्ताव की रणनीति बताई। गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों को, छात्र वर्ग को, भारतीय सैनिकों को और देसी रियासतों के राजा महाराजाओं को निर्देश दिए। क्या? जैसे बात करें सरकारी नौकरी की,
अभी तक क्या होता था, जब जब आंदोलन हुए थे तो आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया गया था, विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन इस बार गांधी जी ने कहा कि ऐसा नहीं करना है, त्याग पत्र नहीं देना है आपको नौकरी से, लेकिन खुले तौर पर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें आप। त्याग पत्र मत दीजिए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें। छात्रों को क्या कहा कि पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी मिलने तक इस निर्णय पर मजबूती से कायम रह सकें, अन्यथा छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को क्या कहा कि सेना में बने रहो, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने साथी भारतीयों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दो। और साथ ही राजा महाराजाओं को कहा कि अपनी जनता की संप्रभुता को स्वीकार करें। तो ये सब बातें गांधी जी ने, जो प्रस्ताव था 8 अगस्त को पास हुआ, तो वहीं पे ये सब दिशा निर्देश लोगों को दिए और कहा कि 9 अगस्त को हम आंदोलन शुरू करेंगे। और ये आ गया है 9 अगस्त का दिन, 9 अगस्त 1942। अब ये खबर अंग्रेजों के पास पहुंच चुकी है कि आंदोलन शुरू होगा। तो अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। नाम ही भैया जीरो आवर है। क्या किया इसमें अंग्रेजों ने, आंदोलन शुरू होने से पहले ही 1 घंटे का भी समय दिए बिना सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जो भी टॉप लीडर थे, और उनको किलों और महलों में दोस्तों कैद कर दिया। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया, संपत्ति को जब्त कर लिया, प्रेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि कोई कुछ भी न्यूज छपनी नहीं चाहिए। तो इस सिस्टम को क्या कहा गया, इस ऑपरेशन को क्या कहा गया, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है। अब सब लीडर्स को कहाँ पे कैद किया, जैसे हम बात करें महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव भाई देसाई, मीराबेन, सरोजनी नायडू, इन सबको आगा खान पैलेस में पुणे में कैद कर दिया। बात करें अहमदनगर दुर्ग की, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अन्य जो भी कांग्रेसी नेता थे जैसे JB कृपलानी, तो इन सबको अहमदनगर दुर्ग में। साथ ही बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, जो कि बिहार में है। तो यहाँ पे अलग अलग स्थानों पर इनको कैद कर दिया। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आगा खान पैलेस की। यहाँ पे गांधी जी के साथ साथ उनकी पत्नी और कई साथियों को यहाँ पे कैद किया गया था। और इस कैद करने के दौरान दोस्तों, पत्नी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन यहीं पे हो गया दोस्तों, इसी पैलेस में निधन हो गया था इन दोनों का। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने हिम्मत नहीं हारी, बने रहे। और उसके बाद दोस्तों गांधी जी यहाँ पे अनशन भी प्रारंभ करेंगे। तो आगा खान पैलेस से जुड़े हुए तथ्य आपको समझ में आ गए कि कहाँ इन किन लोगों को इसमें कैद किया था, और दो की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी। और इनकी समाधियाँ भी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधियाँ भी इसी पैलेस में बनी हुई है, आज भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अहमदनगर दुर्ग में मुख्य रूप से नेहरू जी को कैद किया था, और इसी दुर्ग में नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ये पुस्तक भी यहीं पे लिखी थी नेहरू जी ने। बस इसमें वही बातें मैंने लिखी है, तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे चलता हूँ। अब देखिए आगे, अब गांधी जी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अब जेल में नहीं, वहीं पे आगा खान पैलेस में गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल शुरू कर दी दोस्तों 10 फरवरी के दिन, 10 फरवरी 1943 के दिन। अभी तक का अगर हम इतिहास देखें कि जब जब गांधी जी ने अनशन शुरू किया है, भूख हड़ताल शुरू की है, तो अंग्रेजों ने अपना आंदोलन, मतलब जो भी जो अंग्रेज हैं जिन्होंने भी क्रूरता दिखाई, आंदोलन का दमन किया, उसको रोकने का प्रयास किया। अंग्रेज गांधी जी को रिहा कर दिया करते थे, लेकिन इस बार अंग्रेज प्रिपेयर हैं, उन्होंने बोल दिया कि इस बार गांधी जी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे गांधी जी की मृत्यु क्यों ना हो जाए। और उन्होंने अंतिम संस्कार की भी तैयारियां कर ली थी अंग्रेजों ने इस बार, कि अब गांधी जी अनशन करे, कुछ भी करे, अब हमें पीछे नहीं हटना है। अब गांधी जी ने 10 फरवरी के दिन शुरू कर दिया है अनशन। और यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों ने मृत्यु का इंतजार
किया और अंतिम संस्कार के लिए आगा खान पैलेस में चंदन की लकड़ियां तक मंगवा ली थी कि भाई अगर मृत्यु हो जाए तो यहीं पे अंतिम संस्कार कर देना गांधी जी का। 21 दिन की भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी गांधी जी ने, और फिर 3 मार्च 1943 के दिन अनशन गांधी जी ने समाप्त कर दिया और ये कहा कि देश को अभी मेरी ज़रूरत है और मैं अपना अनशन समाप्त करता हूं। और फिर उसके बाद दोस्तों 6 मई 1943 के दिन गांधी जी को क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था स्वास्थ्य कारणों के चलते। तो इस प्रकार गांधी जी ने यहाँ पे अनशन किया था। ठीक है, हमने कहा आपसे कि ऑपरेशन जीरो आर के तहत जो सभी जो नेता थे उनको कैद कर लिया था। अब आंदोलन कैसा हो गया, नेतृत्व विहीन जनता का क्रांतिकारी रूप, मतलब आंदोलन जनता ही अपने हिसाब से चला रही थी। ठीक है, मैं आपको असहयोग आंदोलन की याद दिलाना चाहूंगा, और उसमें चोरी चोरा कांड हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। अब यहां पर दोस्तों जनता खुद ही आंदोलन चला रही है, जगह जगह पे अपने हिसाब से आंदोलन खड़े हो रहे हैं। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, तार काटे गए, दर्जनों पोस्ट ऑफिस थाने जला दिए। लेकिन इन घटनाओं के बाद भी इस बार गांधी जी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। यहाँ पे देखिए ये एक शब्द मिलता है कि बड़ी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया, मतलब अपने आप चल रहा था आंदोलन, रुका नहीं था आंदोलन। ठीक है, जनता ने इस बार पीछे हटने से मना कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त होने लगा था। तो ये बात थी दोस्तों, गांधी जी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। कुछ फैक्ट्स आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं, एग्जाम में पूछा जाए। भारत छोड़ो आंदोलन का मूल खाका आलेख किसने तैयार किया था दोस्तों, तो गांधी जी ने। ये प्रश्न आया हुआ है। इसके साथ ये भी पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और मैं आपको बता दूं आरपीएससी 2024 स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा था, किसने प्रस्तुत किया था। और इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया, पटेल साहब ने। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब ये आंदोलन चल रहा था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। 40 से 45 तक यही रहे थे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट तथ्य, क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो शब्द का सुझाव करता कौन था, लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार। और नेहरू जी की जेल में रचना का नाम क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अहमदनगर दुर्ग। तो इनको भी आप ध्यान रखें, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। लुई फिशर कौन था, अमेरिकन पत्रकार, गांधी जी के जीवनीकार, आंदोलन में गांधी जी के साथ था ये। और क्विट इंडिया शब्द इसी ने दिया था, लुई फिशर ने। और ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार आ चुका है, एसएससी की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है ये। ठीक है, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो आगे का टॉपिक है उनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। 3-4 हेडिंग बना दी है, फिर जनता का नेतृत्व, आक्रोश, भूमिगत गतिविधियां, भूमिगत रेडियो, समानांतर सरकारें, मुस्लिम लीग की क्या भूमिका रही। तो एक एक पॉइंट में हम इनको देखने वाले। सबसे पहला पॉइंट, जनता का नेतृत्व। ये सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। देखिए, राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से जन आक्रोश फैल गया था। देश के विभिन्न स्थानों में, बंबई, अहमदाबाद में, बड़े बड़े शहरों में बड़े जुलूस निकाले गए। स्कूल, कॉलेज, कारखानों में हड़तालें की गई। स्थान स्थान पे स्वतः स्फूर्त आंदोलन होने लगे, अपने आप चल रहे थे। ब्रिटिश दमन चक्र से आक्रोशित जनता हिंसात्मक कार्रवाइयों में लिप्त हो गई। ठीक है, पुलिस थानों में आग लगाई गई, आक्रमण किए गए, सार्वजनिक भवनों में तिरंगा फहराया जाने लगा, रेल की पटरियां उखाड़ दी, पुल उड़ा दिए, टेलीफोन के तार काट दिए, सब जानते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से जनता ने इस प्रकार से आंदोलन किया। थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। ठीक है जी, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। करो या मरो गांधी जी ने दिया, मरो नहीं मारो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने इसी आंदोलन में दिया था। ये तो सबको याद रहता है, ये कम याद रहता है, तो उसको ध्यान रखें। भूमिगत गतिविधियां, क्या होता है भूमिगत, फिल्मों में आपने देखा होगा कि कुछ भी कांड होने पे जो विलन होता है वो क्या कहता है अपने आदमियों को कि भाई अब तुम कुछ दिनों के लिए भूमिगत हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, दिखना मत, और मामला शांत होने के बाद फिर हम बुला लेंगे आपको जब भी आना होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा है आंदोलन में। देखिए, अच्युत पटवर्धन
जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर इस आंदोलन में योगदान दिया। ये जो लीडर्स के नाम आ रहे हैं ना, इनको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूमिगत होकर इन्होंने आंदोलन में अपना योगदान दिया, क्योंकि सामने क्यों नहीं आ रहे थे, सामने आते तो फिर ये गिरफ्तार होते। तो भूमिगत होकर ये आंदोलन को चला रहे थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर को साथ ही जेल में भाग गए थे। साथ ही आजाद दस्ता बनाकर अपना जन क्रांति का कार्यक्रम संपन्न करने का प्रयास किया। तो ये भी ध्यान रखें आप, आजाद दस्ता इन्होंने बनाया था जयप्रकाश नारायण ने, और इनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं आपके साथ। देखिए, ये देखिए जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग जेल, यहाँ पे कैद किया था इनको, फिर ये भाग गए थे यहाँ से। तो आजाद दस्ता इन्होंने ही बनाया था ये संगठन एक तरीके से, ठीक है। बस और कोई खास बात नहीं है, ये नाम याद रखें जिन्होंने भूमिगत रह के इस आंदोलन में योगदान दिया। पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। 3 नाम यहां से देगा, एक कोई दूसरा आएगा। अब देखिए, एक और पॉइंट है हमारा भूमिगत रेडियो। रेडियो आप जानते ही हैं, कहीं ना कहीं ये भी जनसंचार का माध्यम है, लोगों तक संदेश पहुंचाने का एक माध्यम है। तो उस समय भूमिगत रेडियो के माध्यम से भी लोगों तक आंदोलन के संदेश, कविताओं के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखना, इस तरह के कार्यक्रम किए गए थे। तो इस रेडियो के संचालन का कार्य किसने किया था? मुख्य रूप से 2 नाम आते हैं, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया। ये दोनों आप ध्यान रखें। उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो की स्थापना की। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण करते थे, जिसमें नेताओं के भाषण होती थी, कविताएं होते थे, देशभक्ति के गाने होते थे, और कोई भी संदेश पहुंचाना हो तो उसके माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाते थे, ठीक है। देखिए, हमने 3 हेडिंग तो पढ़ ली है, तीनों हो गए, है ना। अब है समानांतर सरकारें। अब ये समानांतर सरकारें क्या भला है, इसका मतलब समझिए आप पहले। क्या है समानांतर सरकार का मतलब क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जहां क्षेत्रीय नेताओं ने ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंका है और स्थानीय स्तर पर अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित की है। आसान भाषा में क्या है, भी अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो कुछ जगहों पर जो वहाँ के क्षेत्रीय जो नेता थे, उन्होंने उस सरकार को हटा दिया कि भाई हम नहीं मानते इसको, और अपने स्तर पे वहाँ पे सरकार बना ली और प्रशासन चला रहे हैं। तो ये थी समानांतर सरकारें। ब्रिटिश प्रशासन का कर दिया बहिष्कार, क्षेत्रीय नेताओं द्वारा सत्ता अपने हाथ में ले ली, ठीक है। अपनी न्याय और प्रशासनिक प्रणाली का उन्होंने निर्माण कर दिया, और भारत सरकार के समानांतर सफल संचालन। भारत सरकार क्या थी उस समय? अंग्रेजों की सरकार ही थी एक तरीके से। तो ये समानांतर सरकारें कौन कौन से क्षेत्रों में बनाई गई, ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। जैसे बलिया में, सतारा में, और तामलुक बंगाल में। यहाँ पे इनके लीडर्स कौन थे, ये ध्यान रखना है। चीतू पांडे बलिया से, वाई वी चौहान और नाना पाटिल, ये कहाँ पे? सतारा, और सतीश सामंत तामलुक बंगाल। इनकी सरकारों का क्या नाम दिया गया? जैसे आपसे पूछा जाए कि समानांतर सरकारों में सबसे पहली सरकार कहाँ पे बनाई गई थी? बलिया में। जो सतारा की सरकार थी उसको प्रति सरकार कह के संबोधित किया गया, और वैसे ही तामलुक बंगाल की जातीय सरकार कह के इसको संबोधित किया गया। सबसे पहली सरकार बलिया में, सबसे लंबी चलने वाली सरकार सतारा की। समझ गए क्या? देखिए, थोड़ा सा इनको डिटेल से समझ लेते हैं। ये पहली सरकार बलिया यूपी, और ये लीडर ध्यान रखिए चीतू पांडे। सबसे पहली समानांतर सरकार थी, सबसे लंबी चलने वाली सरकार सतारा की। लीडर का नाम बाई वी चौहान और नाना पाटिल। इसको प्रति सरकार कहा जाता था, और इसने और भी बढ़िया काम किए। पूरे क्षेत्र में नशाबंदी को कड़ाई से लागू किया गया, पुस्तकालय खोले गए, ठीक है, जनता की अदालतें इन्होंने शुरू की। तो अपने हिसाब से ये नियम कानून बना रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, मिदनापुर बंगाल में कौन सी जातीय सरकार? तामलुक की जातीय सरकार, और इसके लीडर कौन है?
सतीश सामंत। तो ये थोड़ा सा मुख्य मुख्य बातें आप ध्यान रखें। और यहीं पे दोस्तों जो ये तामलुक की जो जातीय सरकार थी, इन्होंने एक विशेष सेना बनाई थी जिसका नाम था सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना। इसका जिक्र अभी मैं आगे करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों समानांतर सरकारें। और भी सरकारें बनी थी लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। महिलाओं के भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी महिलाओं का योगदान रहा। तो 3-4 महिलाओं का नाम हम कवर करेंगे। देखिए पहली महिला का नाम आता है अरुणा आसफ अली। याद कीजिए भूमिगत गतिविधियों में भी इनका नाम आया था, अरुणा आसफ अली का। 1942 की रानी झांसी भी कहते हैं इनको। देखिए भूमिगत आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया था। जो 9 अगस्त के दिन आंदोलन शुरू होने की बात कही गई थी, वहाँ पे मैदान में झंडा फहराकर इन्होंने आंदोलन को गति दी थी। तो ये 2-3 बातें जो ध्यान रखें आप, अरुणा आसफ अली की। इसके अलावा सुचेता कृपलानी, जो कि जेबी कृपलानी की पत्नी है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में अपना योगदान दिया। इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना। बाकी नाम ध्यान रखना कि हाँ ये भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, सुचेता कृपलानी। ठीक है, इसके अलावा उषा मेहता, भूमिगत रेडियो में इनका नाम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था, है ना। भूमिगत रेडियो का इन्होंने संचालन किया था, बस और कोई विशेष बात नहीं है। बाकी आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, और भी है। बाकी आप ध्यान रखिए बस उषा मेहता का नाम आते भूमिगत रेडियो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, मातंगिनी हजारा। 73 वर्षीय ये विधवा महिला थी दोस्तों। इन्होंने भी आंदोलन को गति प्रदान की है। बूढ़ी गांधी के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। बंगाल के मिदनापुर की 73 वर्षीय विधवा महिला थी, इन्हें लोग सम्मान से बूढ़ी गांधी कहते थे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, 6000 साथियों के साथ इन्होंने पुलिस चौकी पर कब्जा करने में विशाल मार्च का इन्होंने नेतृत्व किया था। और यहाँ पे देखिए तामलुक सरकार की सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना की सबसे सक्रिय सदस्य थी। मैंने इसका नाम अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था। ये देखिए सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना की ये सक्रिय सदस्य थी कौन, मातंगिनी हजारा। 73 वर्षीय जो विधवा महिला थी, ये इसी की सदस्य थी। और ये सेना का संबंध कहाँ पे मिलता है, तामलुक मिदनापुर बंगाल से। तो ये वहीं की महिला थी, ये कौन, मातंगिनी हजारा। सब कुछ नोट्स में मेंशन है, बस ये 2-3 बातें ध्यान रखें कि हाँ ये बंगाल के मिदनापुर वही सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना की सबसे सक्रिय सदस्य थी। बूढ़ी गांधी भी इनको कहते थे। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों महिलाओं से जुड़ी हुई बातें। ठीक है, अब देखिए आप ये पूछेंगे कि ये भारत छोड़ो आंदोलन काफी बड़ा आंदोलन हुआ, क्या इसमें कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। देखिए डेटा आपको बताते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन के समय हुई हिंसात्मक गतिविधियों का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बड़ी क्रूरता दिखाई, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, उन पर बम बरसाए, बंदी बनाए गए आंदोलनकारियों को बहुत यातनाएं दी, भारी जुर्माना दिया। और देखिए 1942 ईस्वी के अंत तक 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतने लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया। और 10,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान दी, तो मारे गए। कितने, 10,000 लोग। ये ऑथेंटिक डेटा है आरबीएससी बुक का। 10,000 लोग मारे गए थे इसमें। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में निरपेक्षता की नीति अपनाई। पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में आपसे। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से अपील की कि वे इस आंदोलन से बिल्कुल अलग रहें। जब कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे, तब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को
23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने को कहा था। ठीक है, तो कुल मिला के इन्होंने निरपेक्षता की नीति अपनाई, ये दूर रहे थे मुस्लिम लीग इस आंदोलन से। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि कांग्रेस तो हिंदुओं का संगठन है। तो ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दो तीन, इनको ध्यान में रखें आप। और ये पाकिस्तान दिवस भी मनाया था 23 मार्च 1943 को। अब देखिए आंदोलन के निष्कर्ष पे अब हम पहुंचते हैं। नेतृत्व विहीन यह आंदोलन भारतीय जनता के संघर्ष एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण है। इसकी व्यापकता को तो देखते हुए अंग्रेज यह समझने लगे कि भारत में अंग्रेज अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकते। युवाओं, महिलाओं, किसानों आदि विभिन्न वर्गों ने बड़ी वीरता से इस आंदोलन में भाग लिया, मतलब लगभग सबने इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल आदि के किसान सक्रिय रहे। बड़े जमींदारों ने, दरभंगा के राजा ने सरकार को सहायता नहीं दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरुण आसफ अली, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने भूमिगत होकर कार्य किया। आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं बता चुका हूं सब आपको। अब देखिए इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता की अगर हम बात करें तो वो यह थी कि इसके परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम मांग बन गई और ब्रिटिश सरकार ने अब सत्ता स्थानांतरण करने पर ही बात की जाने लगी थी। स्वतंत्रता के लिए जनता बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो गई। कुल मिला के अंग्रेजों के पास अभी ये संदेश पहुंच गया कि भाई भारत को अब आजाद करना पड़ेगा। भारतीयों की मांग अब यही है कि भाई शासन और प्रशासन भारतीयों को सौंपा जाए। तो ये क्लियर मैसेज वहां पे पहुंच गया भारत छोड़ो आंदोलन से। अब बात करेंगे कि ये आंदोलन सफल रहा, असफल रहा, क्या रहा। देखिए नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या अंग्रेजों ने भारत छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या आंदोलन सफल रहा? नहीं रहा सफल। लेकिन अब ये मैसेज पहुंच गया अंग्रेजों के पास कि भाई अब हमें भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। इसीलिए अब उसके बाद क्या होगा? वेवेल समझौता होगा, शिमला सम्मेलन होगा, कैबिनेट मिशन आएगा। लगभग अब ये टॉपिक कंप्लीट होने की कगार पे है। आज एक दो क्लास आपको और मिलने वाली है। अब इस टॉपिक का टेस्ट आप जरूर दें, टेस्ट से कॉन्फिडेंस आएगा। और ये भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण है, प्रश्न आने की यहाँ से संभावना ज़्यादा रहेगी अन्य टॉपिक के कंपैरिजन में। तो आप कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, है ना, प्ले स्टोर से रजिस्टर करें, इंस्टॉल करें। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और चौथे नंबर पे इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज दिखाई देगी आपको, इंडियन हिस्ट्री। और वहाँ पे आप कंटेंट पर क्लिक करें और वहाँ पे एक फोल्डर होगा यूट्यूब क्लास पीडीएफ। तो वहाँ पे तो इस क्लास का पीडीएफ आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि इसका चार्ज रहेगा 55 रुपीज़ में। ये जितने भी आपके टॉपिक हैं ना फर्स्ट ग्रेड के, सभी के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम वेवेल समझौता, शिमला सम्मेलन, जो भी अगला जो टॉपिक है हमारा, उनको हम कंप्लीट करेंगे। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस अब होने वाला है, 2-4 क्लास और लगेगी और 1-2 दिन में आपको क्लासेस मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, और कोई भी डाउट समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।